साथियों, यह जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि कोरोना आपदा एक तरीके का विश्व युद्ध ही है। और जो चीज़ें दिखाई पड़ रही थी उसमें सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि यह चीन और अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व की जंग भी है, जो चीज़ें अब खुल के सामने आने लगी हैं। इस संदर्भ में एक चीज़ तो निश्चित है कि अमेरिका समसामयिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित देश है। उसकी सीमा किसी देश से टकराती नहीं है, चारों तरफ उस समुद्र से घिरा हुआ है और देशों की स्थिति नहीं है। यही कारण रहा है कि अमेरिका जितने भी युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, वो अमेरिका की धरती पर नहीं लड़ा गया। फल यह हुआ कि अमेरिका उत्तरोत्तर विकास करता चला गया और उसके यहाँ जनतंत्र, खास करके पूंजीवादी जनतंत्र, बहुत करीने से विकसित हुआ, जिसकी छवि जब तब दिखाई पड़ जाती है और इस समय भी दिखाई पड़ी है। जिस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ और नस्लभेद के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा है और उसमें राष्ट्रपति के वक्तव्य की जिस तरीके से भर्त्सना किया है वहाँ के पुलिस चीफ ने, वो अपने आप में अद्वितीय है और सराहनीय है और अनुकरणीय भी है। लोकतंत्र में होना चाहिए। हमारा राजा, हमारा सर्वोच्च शीर्ष, चाहे भले ही वो जनता के बहुमत से चुना गया हो, लेकिन अगर वो गलत है तो उसको गलत कहने का अधिकार और उसको गलत कहने का साहस हमारे हर नागरिक में होना चाहिए। जो अमेरिका में हुआ यह स्वागत योग्य है। और उसके बाद खास करके पुलिस प्रशासन जिस तरीके से वहाँ घुटने टेक के जनता के सामने माफ़ी मांगा, ये अपने आप में अनुकरणीय है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत खास करके हमारे देश भारत की जो स्थिति है उसमें आई है। उसमें यह दिक्कत आई है कि एक तो हम कोरोना आपदा से लड़ रहे हैं, जिसको लड़ने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हमारा शासन प्रशासन सक्षम नहीं है, अक्षम, इसकी अक्षमता दिखाई पड़ गई है। ये लफाजी इसकी और फर्जी गिरी इसके खुल के सामने आ गई है। अभी वह तो संकट है ही है, उससे बड़ा संकट जो है, और इस बीच जो हमारे देश की गृह नीति रही है, जो हमारे देश की राजनीति रही है, वह भी अपने आप में बहुत ही जिसको कहेंगे आपदाग्रस्त ही उसको कहा जाएगा। हमारे संसद में हमने 370 धारा 370 खत्म किया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और वहाँ नियंत्रण के लिए हमारी अधिकांश सैन्य बल हमने वहाँ लगा दिए। फल क्या हुआ कि एक तो हमारा पूरा का पूरा लगभग पूरा सैन्य बल हमारा वहाँ चला गया, वहाँ के लोगों को हमने कैद कर दिया, लोकतंत्र की हत्या की एक तरीके से। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से पड़ोसी देशों से आतंकवादी आ रहे थे हमारे देश में, अब वह भी रुक नहीं रहा है, वह भी आबाद गति से जारी है और उस मोर्चे पर भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारी समसामयिक स्थिति है उसमें यह है कि हम कई देशों से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। हमारी सीमा थोड़ी श्रीलंका से भी लगी हुई है, हमारी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, 3 तरफ से बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है, हमारी सीमा बर्मा से भी लगी हुई है, हमारी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, हमारा थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान से भी जुड़ता है और एक बड़ा भूभाग, एक बड़ी सीमा रेखा हमारी जुड़ती है एक बड़े देश चीन से। और चीन की सीमा जुड़ती है उधर ऊपर सोवियत रूस से। और इसीलिए हमारे विदेश नीति में, वैदेशिक सिद्धांत में यह
स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि दो बड़े देशों की सीमा, ज़्यादा बड़ी सीमा एक साथ नहीं लगी होनी चाहिए। इसीलिए बीच में एक बफर स्टेट की कल्पना की गई है। जो बफर स्टेट हमारे यहाँ नेपाल हुआ करता था, तिब्बत हुआ करता था। हमारी राजनीति के तहत तिब्बत से हमने हाथ धो दिया। तिब्बत को चीन ने अपने आप में विलय कर लिया। उसमें चलिए जो स्थिति रही है, तिब्बत के जो उस समय के राजा रहे हैं दलाई लामा, उनको हमने अपने यहाँ शरण दी है। तिब्बत की राजधानी भी हमने अपने यहाँ स्थापित कर रखी है। तो एक तरीके से तिब्बत को हमने शरण दिया है अपने यहाँ। फल क्या हुआ है कि तिब्बत को जिसने विलय किया है चीन, उससे हमारी अस्थायी शत्रुता बन गई है और उसकी एक बड़ी सीमा रेखा हमसे टकराती है। हमारे यहाँ एक महान राजनीतिज्ञ हुए हैं आचार्य कौटिल्य। उन्होंने एक सिद्धांत दिया और नाम दिया उसका मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी कहते हैं उसे। वो कहते हैं इस मंडल थ्योरी, इस मंडल सिद्धांत के अनुसार हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु होता है और हमारे शत्रु का पड़ोसी हमारा मित्र होता है, जिसे मित्र शत्रु कहते हैं। इस तरीके से यह चेन बढ़ती जाती है और हमारे शत्रु का मित्र हमारा मित्र होता है। इस तरीके से एक चेन बढ़ती जाती है। ये तो प्राचीन काल में उन्होंने वो सिद्धांत दिया था, लेकिन वो सिद्धांत आज भी अपने आप में कारगर है अगर हम उसे देखें। हालांकि आज की तारीख में बहुत सारी स्थितियां निर्भर करती हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था के, हमारा आर्थिक संबंध किससे कैसा बन रहा है। आर्थिक संबंधों के आधार पर आज की तारीख में मित्रता और शत्रुता निश्चित होती है, निर्धारित होती है। उसके तहत भी अगर हम देखें तो हमारा सबसे प्रबल शत्रु अगर कोई है तो चीन है। पाकिस्तान से हमारी अस्थायी शत्रुता है। दोनों के अस्तित्व में आने के साथ साथ या आने के पहले से जो हमारी कटुता विद्यमान है, उसके चलते उससे हमारी शत्रुता है। और खास करके दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान ने तो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, लेकिन भारत ने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। हमने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और हमारे भूभाग में तमाम धर्मों के लोग, तमाम धर्मों के अनुयायी हमारे यहाँ एक साथ मिलजुल के प्यार से रहते हैं। उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और न जाने कौन कौन वहाबी हैं। तमाम धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो 1947 के विभाजन को लेकर के एक अस्थाई भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, बार बार एक नफरत का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं एक धर्म विशेष के प्रति, एक समुदाय विशेष के प्रति। और हमारे हिंदू धर्म में भी ये जो छुआछूत भेदभाव है, ये हमें एकताबद्ध नहीं होने देता है। ये हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है, ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने देता है। और ये समस्या आज की तारीख में आ गई है। जो भी शत्रु देश होता है वो हमेशा इस मौके की तलाश में होता है कि हमारा शत्रु कब कमजोर होगा, हमारे शत्रु की कमजोरियां क्या हैं, हमारा शत्रु कब अपने यहाँ उलझनों में उलझा हुआ है। उस समय का वो उपयोग करता है और उस समय का उपयोग करके वो हमारे ऊपर हमले करता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है, हमसे सौदेबाजी करने की कोशिश करता है। और वो स्थिति आज की तारीख में भारत में है, आई है। चीन देख रहा है कि पाकिस्तान से हमारी लगभग अस्थायी शत्रुता है और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि मंडल सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। उस लिहाज से भी चीन का पाकिस्तान मित्र हो गया और भारत का चीन भी शत्रु होगा, भारत का पाकिस्तान भी शत्रु है, भारत का नेपाल भी शत्रु हो जाएगा। लेकिन नेपाल की जो समसामयिक स्थितियां ये थी कि नेपाल भी हमारे सहयोगी के रूप में, भूटान है, सिक्किम है, ये सब हमारे सहयोगी के रूप में, हमारे साथ छोटे भाई के रूप में थे और हमें मानते थे।
लेकिन इस बीच इस खास करके 6 सालों में जो विकास हुआ है उसमें हमने अपने मित्र देशों को भी, जो हमारे स्वाभाविक मित्र थे, उनको भी हम अपने साथ नहीं रख पाए। मंडल सिद्धांत के अनुसार सोवियत रूस हमारे शत्रु देश की सीमा से लगा हुआ था, हमारा स्वाभाविक मित्र था, वैचारिक मित्र भी था, लेकिन हमने धीरे धीरे करके इन सारे अपने मित्रों को से संबंधों को खराब कर लिया। जब नेपाल से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं तो किससे हमारा संबंध अच्छा हो सकता है। और हमने इसीलिए हम उस समय जो 9 स्वतंत्र देश थे उनका हमने एक बड़ा संगठन बनाया था, जो उस समय 2 ध्रुवों में बटी जो पूरी दुनिया थी, एक का नेतृत्व सोवियत यूनियन करता था और एक का नेतृत्व अमेरिका करता था। उन दोनों से अलग हट के हमने एक गुटनिरपेक्ष देशों का एक संगठन तैयार किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमने तैयार किया। नेहरू नासिर टीटो उसके नेता थे, 139 देश उसके सदस्य थे, वे सारे हमारे साथ एकजुट होकर के खड़े रहा करते थे। लेकिन हमने इस बीच खास करके इस 6 वर्षों में हमने अपनी विदेश नीति को भी बदला है। हमने अपने विदेश नीति के वो जो परंपरागत सिद्धांत थे, जो हमारी परंपरागत लाइन थी, उससे हम हटे हैं। हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा है। हमने सैनिक रूप से अपना आदर्श मानने की कोशिश की है इजराइल को, जो कि हमारे हितों में नहीं था, हमारे हित में नहीं था। हमारे देश की जो आबो हवा है वो धर्मनिरपेक्ष हवा है, वो कट्टरपंथी हवा नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल करके, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। हम तो अपने पेड़ों में भी देवता देखते हैं, नीम की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पाकड़ की पूजा करते हैं, सारे वृक्षों की हम पूजा करते हैं, कुएं की हम पूजा करते हैं, नदियों की हम पूजा करते हैं, और यहाँ तक कि हम तो पत्थरों की भी पूजा करते हैं। पत्थर भी हमारे लिए आराध्य हैं। हम उसको गढ़ करके मूर्ति का रूप देते हैं और मंदिरों में स्थापित करके हम उसे सम्मान देते हैं, हम उसे पूजा करते हैं। कि हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन फिलहाल ये गड़बड़ हुआ है, और ख़ास करके आज जो चिंता का विषय है, जो एक भीषण तनाव की स्थिति में जो हमारा देश जा रहा है, ये रोज़ सूचनाएं मिल रही हैं कि चीन करीब आज की तारीख में 8-10 पॉइंट पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है। खास करके लद्दाख में उसने तैनात किया है, और ये पूरा उधर का बॉर्डर वहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक सबसे लंबी सीमा, और दुनिया में अगर किसी देश की इतनी लंबी सीमा मिलती है तो शायद ये सबसे लंबी सीमा होगी भारत और नेपाल का जो सीमा क्षेत्र है। इसमें जाहिर सी बात है, इतना लंबा सीमा क्षेत्र है तो तनाव भी होता रहता है। उसमें कोई अस्थायी डिमार्केशन भी नहीं होता है। ये पहाड़ है, नदियां हैं, यही उसके डिमार्केशन हुआ करती हैं, और ये भी अपना अपना स्थान बदला करती हैं समय के अनुसार। और फिर उसमें समसामरिक दृष्टि से जिसका जहाँ कब्जा हो जाता है वो मान के चलता है कि हमारा यहाँ कब्जा है। उस स्थिति में भी कई बिंदु ऐसे हैं, और उसके बाद नागरिकों के अंदर भी रहता है कि कहाँ का नागरिक किस देश के नागरिक से ज़्यादा मेल जोल खाता है, उसके रोटी बेटी के संबंध हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे देश के साथ भी दिक्कत है, चीन के साथ भी दिक्कत है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम दोनों देशों में कॉमन हैं, या यूँ कहें कि चीन से कुछ ज़्यादा ही तादाद में स्थापित हो जाता है। हमारी विदेश नीति भी, हमारी गृह नीति भी इसमें कहीं न कहीं से बहुत स्पष्ट नहीं रही है, जिसके चलते जैसे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा समुदाय है जो हमसे हमेशा कट के रहता है। हमने उसको जोड़ने की उस तरीके से कोशिश कभी नहीं की जिस तरीके से चीन उनको जोड़ने की कोशिश करता है। चीन अपने लोगों को वहाँ जा कर के बसाता है, चीन अपने लोगों को वहाँ तमाम सुविधाएं देता है कि उनको बसाता है, और हम अपने ही देश में पासपोर्ट जारी करते हैं, हम अपने ही देश के नागरिकों को वहाँ जाने के लिए परमिशन देते हैं, तब वहाँ जाते हैं। ये सारी दिक्कतें रहती हैं। फिलहाल का जो संकट है वो संकट ये है कि चीन से भी तनाव हमारा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से तो तनाव था ही, और हमारी सेना अधिकांश रूप से जो भी हमारी सेना है, 15-20 लाख सेना जो हमारी है, उसमें अधिकांश सेना लगी हुई है लद्दाख में, कश्मीर में हमारी सेना लगी हुई है। तो एक बड़ा भूभाग हमारा खाली भी हो गया है, और हम हथियारों की दृष्टि से भी हम निर्भर हैं दूसरे देशों पर, फ्रांस पर निर्भर हैं, अमेरिका पर निर्भर हैं, और उसमें भी हथियारों में भी हमारे यहाँ
यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे यहाँ जिस तरीके का भ्रष्टाचार है उस तरीके से वो भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में घुसा है और उससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। और ये इस हमारी कमजोरी का फ़ायदा निश्चित रूप से हमारे शत्रु देश उठाने की ताक में हमेशा रहते हैं और रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। वो अपने हित साधन करेंगे। और ऐसी हालत में ये जो कोरोना से खास करके जो आर्थिक मार पड़ी है, अमेरिका के ऊपर भी मार पड़ी है और ख़ास करके चीन के ऊपर मार पड़ी है, और पूरी दुनिया का जो एक मोबिलाइजेशन है कि चीन को अलग थलग करने की जो कोशिश हो रही है कि उसके सामानों का बहिष्कार किया जाए, चीन का बहिष्कार किया जाए, उसके ऊपर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, उससे भी चीन बौखलाया हुआ है। और चीन को भी ज़रूरत है भारत जैसे देश को साथ रखने की। चीन भी यह देख रहा है कि भारत कहाँ जा रहा है। भारत ऐसा तो नहीं कि भारत अमेरिका के खाके में जाके फिट हो रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा, अगर भारत की तरफ से जैसे बार बार यह इंगित, यह इशारा, यह संदेश जाता रहता है कि हम चीन के माल का बहिष्कार कर दें, हालांकि ये चीज़ खाली कहने की है। अगर वो बहिष्कार करना है और ईमानदारी के साथ करना है तो सरकारी स्तर पर होना चाहिए, सरकार के स्तर पर होना चाहिए, सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए। अभी सूचना मिली है कि चीन ने शायद भारत के उत्पादों का अपने यहाँ आयात प्रतिबंधित किया है। अगर ऐसा किया है तो यह उचित नहीं है। भारत ने भी पाकिस्तानी राजनयिकों में से 2 को अपने यहाँ से देश से निकाला दिया है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं तनाव पैदा करने वाली हैं। और यह तनाव ऐसी हालत में जब हमारा देश एक कोरोना आपदा से जूझ रहा हो और अनियोजित तरीके से, दिग्भ्रमित तरीके से बौखला रहा हो, इधर उधर अटर-पटर निर्णय ले रहा हो, और ऐसी हालत में यह तनाव बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगा। अगर यह तनाव हुआ तो देश पर यह अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये जो 2-3 महीने का जो आर्थिक संकट हमारे यहाँ आया है, एकदम से बंदी जो हुई है, उससे हमारे यहाँ की सारी उत्पादन व्यवस्था ठप हो गई है। हमारे सारे आय के साधन ठप हो गए हैं। हमारे सरकार की आमदनी बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और हमारी सरकार को कुछ विशेष तरीके से अलग से खर्च भी करना पड़ रहा है अपने देश के ऊपर। तो ये आर्थिक संकट और आर्थिक तंगी के दौर में हम इस समय आ गए हैं। ऐसे समय में अगर हमारी सीमा पर तनाव होता है और हमें अपनी सीमा पर भी को भी देखना पड़ता है, और वहाँ अगर युद्ध की आशंका बनती है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसियों से भी सौहार्द का वातावरण बनाएं, बातचीत उनसे करें। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जैसे घर के अंदर भी हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान होता है बातचीत, और हमेशा कोई भी समाधान है बातचीत से ही निकलता है, चाहे वो घर के अंदर की समस्या हो या घर के बाहर की समस्या हो, दूसरे देशों से समस्या हो या हमारे पड़ोसियों से समस्या हो, लेकिन उसका निदान तो अंततः बातचीत से ही होता है। लेकिन यह चीज़ दोनों पक्षों को समझना होगा, किसी एक पक्ष के समझने से भी नहीं चलेगा। तो हम तो ये कहेंगे कि आज की तारीख में जो हमारी सीमाओं पर तनाव है, इस तनाव को कम करने के लिए हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए। और इसमें अगर हमारे में कोई कमी है, अगर हमारे में कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, और जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपने आप में हर विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है। इसलिए यह ज़रूरी है, हमारी सरकार से भी मेरा निवेदन है, भारत सरकार से मेरा निवेदन होगा कि जितने भी अनुभवी लोग हैं हमारे देश में, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी में हैं, इतने लंबे दिनों से चलाती आ रही है, उसकी भी एक सुविचारित विदेश नीति रही है। और ख़ास करके कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, इनकी भी एक स्पष्ट विचारधारा है, एक स्पष्ट विदेश नीति है, और इनके यहाँ भी अनुभवी लोग हैं। इन सारे लोगों से बैठ कर के विचार करना चाहिए, अपने विदेश नीति पर विचार करना चाहिए, अपने गृह नीति पर विचार करना चाहिए, अपने अर्थ नीति पर विचार करना चाहिए, अपनी उत्पादन पद्धति पर विचार करना चाहिए। और देश पर आने वाला, चाहे वो अंदर का संकट हो, किसी भी तरह का संकट हो, उस संकट में पूरे देश को एक साथ बांध के लेकर चलने की ज़रूरत है। अपने यहाँ सारे अनुभवी लोगों से राय मशविरा करने की ज़रूरत है और करना चाहिए। और पूरा देश एकजुट है।
चाहे वो अंदर की समस्या हो चाहे बाहर की समस्या हो, पूरा देश एकजुट है। यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। तो हमें अपने इस संकट से उबरने के लिए, बाह्य संकट से उबरने के लिए और घर के अंदर के संकट से उबरने के लिए एक राय होना होगा, एक राय बनानी पड़ेगी, एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।